अच्छा बच्चों, आपको मेरी आवाज़ अब आ रही है? आज हम जैसे लोग, आपकी जी जी, आज हम लोगों ने शुरू करना है अपने कोर्स का दूसरे वाला पार्ट, जिसमें हमने डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करना है। जब भी आपके पास किसी सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए आएगा तो आपने उसको मॉडल बनाना होगा उसका, और उसके बाद उसको टेबल्स में कन्वर्ट करना होगा। बहुत सारे तरीक़ेकार एग्जिस्ट करते हैं। हमने जो मेथड पढ़ना है जिससे हमने मॉडलिंग परफॉर्म करनी है उसको ERD बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ERD जो है हमारे पास, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, बड़ा फेमस मेथड है। इससे हम मॉडल करते हैं अपने सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर उसको अब जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके मुताबिक टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास हमारी डेटाबेस क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। जैसे मैंने कहा था कि क्यूरीज ऐसा काम है कि आप में से कोई इससे बच नहीं सकता। आप में से हर बंदे ने, जिसने भी प्रोग्रामिंग का कैरियर स्टार्ट करना है, उसने क्यूरीज लाजमी लिखनी। और जब वो साल क्यूरीज लिख लेगा तो उसके बाद उसको लाजमी तौर पे ERD भी बनानी पड़ेगी। जैसे जैसे वो सीनियर होता जाएगा और हिरार्की में ऊपर जाता जाएगा, तो क्यूरीज लिखना उसका मेन काम शायद नहीं रहेगा, वो जूनियर्स करेंगे। उसका काम क्या होगा कि उसने ERD बनानी। अब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमारे पास होती क्या है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। पहले 2-3 स्लाइड्स हैं, उनको हम देख लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है मेरे पास, मेरी आपको? हाँ, जैसे नजर आ रही है। चैप्टर 3, मॉडलिंग डाटा इन ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जेफरी हुफर की ये बुक है, और 6th एडिशन है हमारे पास। 9 एडिशन तक इसके आगे में है हमारे। इसमें हमने करना है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर आपने कोई कोर्स पढ़ा है तो उसमें इस लाइफ साइकिल को आपने देखा होगा। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड प्लानिंग, एनालिसिस। ये एनालिसिस वाला पोर्शन है जो हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ऑटोमेट करने जाते हैं, तो पहला काम हम लोगों का क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं। हम इंटरव्यूज़ करते हैं, हम कोई फॉर्म्स उनसे सर्वे के लिए ले लेते हैं, हम कोई डाटा एंट्री उनकी पुरानी चेक कर लेते हैं, उनके जो प्रोसीजर्स बने हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लेते हैं। तो इससे हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर प्लानिंग करते हैं और एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ये जो एनालिसिस वाला फॉर्म है, इसमें हम क्या करते हैं कि अपना डाटा मॉडलिंग बनाते हैं, जो येलो बॉक्स के अंदर हमें नजर आ रहा है। इससे लॉजिकल डिज़ाइन बनता है, लॉजिकल से फिर फिजिकल डिज़ाइन बनता है, और उसके बाद हमारे पास आगे चलता है। आपको याद होगा हमने 3 लेयर आर्किटेक्चर पढ़ा था। उस 3 लेयर आर्किटेक्चर के अंदर भी हमने ये बात की थी कि जो कुछ डेटाबेस में स्टोर होना है वो फिजिकल लेयर के ऊपर होना है, फिजिकल से वो लॉजिकल के अंदर आना है, और लॉजिकल से फिर हमारे पास क्या होना है, एक्सटर्नल में जाना है। तो ये लॉजिकल डिज़ाइन वही वाला डिज़ाइन है जो हम बनाएंगे, जिसको हम ER मॉडल बोलेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये करती क्या है, ये कैसे चलती है, इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। अच्छा अच्छा, वंस अगेन फिर ये स्लाइड है, इसको मैं पढ़ने लगा हूँ। मुझे बताएं, रोल नंबर 10 to 20 मॉर्निंग में से कोई है तो वो इस स्लाइड को पढ़ दे मुझे। रोल नंबर 10 to 20 मॉर्निंग। 10 से 20 तक कोई नहीं है? 10 to 20 के अटेंडेंस लगा दूं मैं? यस सर। 20, आपका क्या रोल नंबर है? 13 है सर। चले 513। पढ़े, पढ़े। बिजनेस बिजनेस रूल्स, बिजनेस statements रूल्स। that define or constrain some aspect of the business, whether business structure, control, influence। मेरा आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही, दोबारा ऊंचा बोले।
अवैस नासिर आप पढ़ रहे हैं इसको? चले, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चले ठीक। अच्छा जी, statement that defines or constrains some aspects of the business, assert business structure, control, influence business behavior, express in terms familiar to end user, automated through DBMS software. वो कहते हैं जब हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है तो हमने बिजनेस रूल डिफाइन कर लेने हैं, जो हमने अपने सिस्टम के ऊपर अंदर क्या करने हैं, अमेंड करने हैं, और सिस्टम के अंदर हमने इनको क्या करना है, बनाना। जिस सिस्टम के अंदर हमने रूल्स हमने बनाने हैं, वो रूल्स हम लोगों ने क्या करने हैं, बड़े क्रिस्प रखने हैं, क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मॉर्निंग का रोल नंबर 15 बताए कि स्टार्टिंग अच्छी तनख्वाह क्या होती है। सर रोल नंबर 15 इन्वॉल्व नहीं है यूनिवर्सिटी में। चलिए आप बता दें, आपका रोल नंबर। रोल नंबर 509 सर। हाँ, क्या स्टार्टिंग पे क्या अच्छी होती है? गिव मी अ फिगर। 50, ठीक हो। रोल नंबर 30 से रोल नंबर 40 के दरमियान कोई मुझे बताए कि स्टार्टिंग पे अच्छी क्या होगी? सर 50 प्लस। प्लस क्या, कोई फिगर दे मुझे। सर 50 प्लस जितने भी होगी वो अच्छी होगी स्टार्टिंग। फिगर बताएं, फिगर बताएं। 55,000। ठीक है, ओके। आफ्टरनून में से कोई बताए। 45। ठीक है। सो अब अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि मैं रूल ये बनाता हूं कि स्टार्टिंग पे जो है वो मैं अच्छी पे दूंगा, तो अच्छी पे बड़ी एम्बिगुअस सी और सब्जेक्टिव बात है। किसी के लिए हमारे पास अच्छी पे का मतलब है 50,000, किसी के पास है 45,000, किसी के पास है 55,000, और शायद कुछ लोग 1 लाख वाले भी होंगे और कुछ लोग 25,000 वाले भी होंगे। So whenever we are talking about अच्छी पे, गुड पे, तो ये सब्जेक्टिव है। हर एक के लिए अच्छी तनख्वाह का जो फिगर है वो डिफरेंट है दूसरे से। इसका मतलब है कि ये बात क्लियर नहीं है। अगर मैं एक रूल बना देता हूँ अच्छी तनख्वाह होनी चाहिए स्टार्टिंग, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये किसी भी तरह से हम इसको क्या नहीं कर सकते, हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंप्यूटर साइंस की एक प्रॉब्लम है, ये किस नंबर सिस्टम के ऊपर बेस करता है, पहले तो ये बताएं। सर बाइनरी। बाइनरी। तो बाइनरी होते हैं 0 और 1। 0 और 1 का मतलब है यस और नो, या होगा या नहीं होगा। तकरीबन, ऑलमोस्ट, आए बाएं शायद, मे बी नॉट, ये सलाहियत ही मौजूद नहीं होती बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कि वो इन चीज़ों को कॉपरेट कर सके। ऑलमोस्ट, तकरीबन, शायद, मे बी नॉट, हम इसको किस में कैटर कर ही नहीं सकते, हम बाइनरी लैंग्वेज में इसको कैटर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास लिमिटेशन है। कंप्यूटर साइंस के अंदर हम यहाँ यस करेंगे या नो करेंगे, हम आए बाएं शायद नहीं कर सकते। हमने जो बात करनी है क्लियर करनी है, या होगा या नहीं होगा, मे भी हो जाए, शायद हो सकता है, क्या पता हो, ऐसी कोई बात हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कोई रूल भी नहीं हम बना सकते। अच्छी तनख्वाह ऐसे ही एम्बिगुअस रूल है। तनख्वाह हमने बनाने है तो हम रेंज कहेंगे कि जी स्टार्टिंग पे होगी 45 से 55 के दरमियान। इट्स अ काउंटेबल नंबर। 45 मिनिमम है, मैक्सिमम 55 है, तो ठीक है, ये चीज इंप्लीमेंट हो सकती है। अच्छी तनख्वाह इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। एक रेंज इंप्लीमेंट हो सकती है, नंबर्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं, क्या इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, अच्छी तनख्वाह इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। देयर इज नथिंग लाइक अच्छी तनख्वाह, ठीक है। हाँ, एक रेंज इंप्लीमेंट हो सकती है। क्या ये बात हमें समझ आती है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को समझ नहीं आई कि सबको समझ आ गई है? आ गई। सर
21 मिनट। ठीक है, अच्छा, अगली स्लाइड पढ़ रहा हूं मैं। अब्दुल्ला ये वाली स्लाइड पढ़ दो। A good business rule is declarative. What, not how. Precise. से वो स्लाइड नहीं नजर आ रही। अब आ रही है? हाँ, ये से नजर आ रही है। Precise, clear, agreed upon meaning. Atomic, one statement. Consistent, internally and externally. Expressible, structured, natural language. Distinct, non-redundant. Business oriented, understood by business people. देखो यार, अब बड़ी आसान सी बात है। जब भी मैंने रूल बनाना है, इट शुड बी डिक्लेरेटिव। मैंने बताना है कि क्या करना है, कैसे करना है, बताने की जरूरत नहीं, वो मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा। इट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, एग्रीड अपॉन मीनिंग। यानी कि अगर मैं एक बात समझता हूं, मुझे फॉर एग्जांपल मैं एक बैंकिंग सेक्टर है या एक ब्रांच है, उसको मैं ऑटोमेट करने जा रहा हूं, वो मुझे एक बात बताता है, मैं वो बात कुछ और समझता हूं, तो मुझे पहले जो मैं समझा हूं उसको बताना है, ताकि क्लाइंट और मैं एक बात पे एग्री हो जाए। ये ना हो कि महीने के बाद जब मैं मॉड्यूल लेके आऊं तो वो कहे मेरी इस बात का ये मतलब नहीं था जो तुमने बना लिया। तो हमने एक मीनिंग पे एग्रीड करना है, उसके बाद लेके चलना है, एंड इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। आए बाएं शायद की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। एटॉमिक वन स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टोरी लिखने बैठ जाता हूं यहां पे, ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरे पास, मैं आज सुबह उठा, मैं गाड़ी में बैठा, मैं ऑफिस आ गया, ऑफिस आने के बाद मैंने चाय पी ली, घर से आने से पहले मैंने चाय पी थी, उसके बाद मैंने कोई और काम किया। जब मैं स्टोरी नरेट करना स्टार्ट करता हूं तो रेपिटिशन आनी शुरू हो जाती है। एक ही बात को मैं कई कई दफा क्या करता हूं, रिपीट करता हूं। तो जब आपने रूल्स बनाने हैं ऑटोमेट करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपने पैराग्राफ्स और स्टोरीज नहीं लिखनी, आपने बुलेट पॉइंट्स लिखने, एटॉमिक लॉज लिखने हैं, एटॉमिक रूल्स डिफाइन करने हैं। क्यों? अगर आप बुलेट फॉर्म के अंदर अपनी चीजों को लिख रहे होंगे तो उनके क्लियर मीनिंग होंगे, वाजिया मीनिंग होंगे, आसानी से समझ आने वाले मीनिंग होंगे, और उनमें रेपिटिशन नहीं। अगर आप स्टोरी बुक्स लिखना स्टार्ट कर देंगे तो उनमें रेपिटिशंस आएगी, बार बार एक ही बात रिपीट होगी, और उसकी जरूरत नहीं होगी हमारे पास। सो जो भी बिजनेस रूल बनाए, इट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, एग्रीड अपॉन मीनिंग। तीनों काम उसमें होने क्या है, जरूरी है। एटॉमिक वन स्टेटमेंट में बताओ, जितनी छोटी और स्टेटमेंट होगी उतना रूल क्या होगा, क्लियर होगा। मैं कहता हूं कि यार स्टार्ट में जितने भी लोग हैं उनकी तनख्वाह क्या होनी चाहिए, अच्छी तनख्वाह होनी चाहिए। कुछ समझ नहीं आया। हाँ, जो भी स्टार्टिंग पे होगी वो 45 से 55 के दरमियान होगी, बिल्कुल क्लियर समझ आया। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कब तक काम करेंगे यार, जब तक वो सेहतमंद रहेंगे और वो ठीक काम कर सकते होंगे और वो एक्टिव होंगे, वो काम करेंगे। अब हो सकते हैं एक आदमी 45 साल की उम्र में भी एक्टिव ना हो और एक आदमी 65 साल की उम्र में भी एक्टिव हो, तो इसका मतलब है ये भी कोई रूल डिफाइन नहीं कर पाया। तो इसका क्या मतलब होगा, हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि रिटायरमेंट एज जो हमारे पास है वो 60 है, यहाँ 65 है, तो इसका मतलब है कि 60 साल पे हम लोगों को क्या करेंगे, रिटायर। तो ये एक रूल बन गया। Now we should give a single statement, atomic statement, जो हमारी बात को क्लियर कर दे, वाजिया कर दे। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? कंसिस्टेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली, आगे जाके हम देखेंगे ये किस तरह करते हैं हम। एक्सप्रेसिबल, स्ट्रक्चर्ड एंड नेचुरल लैंग्वेज में। डिस्टिंक्ट, नॉन रिडंडेंट। अगर ये एटॉमिक हम करेंगे तो डिस्टिंक्ट वाला भी खुद ही अचीव हो जाएगा। बिजनेस ओरिएंटेड, अंडरस्टूड बाय अ बिजनेस पीपल। जो रूल बना रहे हैं वो जिस बिजनेस के लिए बना रहे हैं उसके लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल होना भी क्या है, जरूरी। सो इन दो स्लाइड्स में हमने सिर्फ ये बात की है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, हमने जो रूल्स बनाने हैं वो यस और नो की बेसिस के ऊपर बनाने हैं, वाजिया बनाने हैं, क्लियर बनाने हैं, प्रिसाइज बनाने हैं, और उनके मीनिंग को हमने अंडरस्टूड करना है और उस पर एग्री करवाना है अपने क्लाइंट के बाद साथ। उसके बाद हमने आगे चलना, ठीक है। ईआर मॉडल, ओके जी, ईआर मॉडल हमारे पास आ गया। अरीबा तारिक इसको पढ़ दे, इस वाली स्लाइड को मेरे लिए आप पढ़ दे।
Yes, sir. ER model constructs entity instance, person, place, object, event, concept. Often corresponds to a row in a table. Entity type, collection of entities. Often corresponds to a table. Attribute, property or characteristics of an entity type. Often corresponds to a field in a table. Relationship instance, link between entities, corresponds to primary key, foreign key, equivalences in related tables. Relationship type, category of relationship, link between entity types. अच्छा जी, ER एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हम पढ़ने लगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटिटी क्या होती है। एनीथिंग कैन बी एन एंटिटी। हर वो चीज जिसके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं वो हमारी एंटिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है जो चल रहा है इस टाइम। वो एसी का कौन सी कंपनी का है, उसमें कितने टन यानी यूनिट्स की वो ठंडक प्रोड्यूस कर सकता है, उसका साइज क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट कितना है, उसका कलर कौन सा है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो किसी भी चीज़ जिसके प्रॉपर्टीज हों, एट्रीब्यूट्स जो स्टोर किए जा सकते हैं, वो एंटिटी हो सकता है। तो एयर कंडीशन कैन बी एन एंटिटी। ये जो पंखा मेरे कमरे में लगा हुआ है ये भी एंटिटी हो सकता है। ये क्या है, इसका वेट है, इसका कलर है, इसकी पावर है, इसके नंबर ऑफ आर्म्स हैं, और ये किस स्पीड पे चलता है, और इसका वेट क्या, और इसका कलर क्या, और इसकी कंपनी क्या, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स। सोफा है, उसके नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ आर्म्स, नंबर ऑफ सीट्स, वेट, कलर, ये सारे उसके प्रॉपर्टीज हैं। तो वो भी एक एंटिटी हो सकता है। मैं टीचर, मेरा नाम है, मेरा कोर्स है, मेरा कोई सब्जेक्ट है, मेरे कोई वर्किंग आवर्स हैं, मेरी एज है, मेरी सैलरी है, ये सारी चीज़ें मेरी प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं भी एज एंटिटी काम कर सकता हूँ। एनीथिंग कैन बी एन एंटिटी। इवन मेरा ख्वाब, मेरा ख्याल, मेरी कोई सोच, ये सारी चीज़ें भी एंटिटी हो सकती हैं। अगर मैं अपने ख्वाब की कोई डिस्क्रिप्शन स्टोर कर सकता हूँ तो वो क्या होगा, इट्स एन एंटिटी। एनीथिंग कैन बी एन एंटिटी। कोई भी चीज़ हमारे पास जो होगी वो एज एंटिटी बिहेव कर सकती है, जिसकी कोई इंफॉर्मेशन मैं स्टोर करवा सकता हूँ। क्या ये बात समझ आती है? Yes, sir. सो हम आसान काम की तरफ चले गए। आसान काम हमारे पास क्या है, जब सब कुछ एंटिटी हो सकता है तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्या चीज एंटिटी नहीं हो सकती। दो चीजें एंटिटी नहीं हो सकती। सिस्टम की आउटपुट, फॉर एग्जांपल सीएमएस में आप लोग अपना रिजल्ट कार्ड देखते हैं, रिजल्ट कार्ड आपके सिस्टम की आउटपुट है, वो क्या नहीं हो सकता। आप एक सेकेंड चाहिए, वो सिस्टम की क्या है, आउटपुट है। सिस्टम की आउटपुट एंटिटी नहीं हो सकती। ठीक है, मोहम्मद अहमद अपना माइक बंद करो। सेम सिस्टम का जो यूजर है वो भी एंटिटी नहीं हो सकती। यानी नदीम, फरहान, काशिफ, अली, मैं इस तरह करके इन यूजर्स को एज एंटिटी डील करना चाहूँ तो ये एज एंटिटी भी डील नहीं हो सकती। तो दो चीजें मैंने कहा एंटिटी नहीं हो सकती, एक सिस्टम का आउटपुट, दूसरी सिस्टम का यूजर। बाकी इवन आपका ख्याल, आपकी सोच, आपका ख्वाब, ये सब चीजें भी क्या हो सकती हैं, एंटिटी हो सकती हैं। नो एवरीथिंग कैन बी एन एंटिटी। तो जब हमने ईआर मॉडल बनाना है तो कौन सी एंटिटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, ये हमने वेरीफाई करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं PUCIT का एग्जामिनेशन सिस्टम मैंने बनाना है, इसके लिए मुझे कौन कौन सी एंटिटीज चाहिए होंगी, आप बताएं। जी Sir, question repeat question, please. अब्दुल्ला, आराम से बोला कर और उर्दू में बोला कर, क्या तू तेजी से बोल जाता है, मुझे समझ नहीं आती।
सर क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दिया. मैंने PUCIT का एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना है, उसके लिए कौन कौन सी एंटिटीज की जरूरत है? सर एक स्टूडेंट तो होगा. एक एंटिटी होगी और फिर सर सब्जेक्ट होगा. सर ठीक है। सब्जेक्ट होगा, फिर ग्रेड्स होंगे. ग्रेड्स तो शायद एट्रीब्यूट्स होंगे, वो एंटिटी नहीं होगा. और कोई बताओ. रिजल्ट. रिजल्ट आउटपुट है, हमने कहा जो आउटपुट होगी वो एंटिटी नहीं हो सकती. एग्जामिनर. एग्जामिनर हो सकता है. और हाँ, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, कोर्स हो गया, एग्जामिनर हो गया. ये सब वैलिड एंटिटीज हैं एग्जामिनेशन के लिए. इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन चलें ये 4-5 तो हैं. लेकिन AC, एयर कंडीशन एग्जामिनेशन सिस्टम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं. फैन, पंखे की भी कोई ज़रूरत नहीं है. कंप्यूटर्स की भी शायद ज़रूरत नहीं है. नंबर ऑफ टेबल्स इन अ रूम, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है. एक सेकंड ये होगा. जी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास PUCIT की ये वैलिड एंटिटीज हैं. सोफा, टेबल, AC, क्या नाम है, फैन, कंप्यूटर्स, ये सब वैलिड एंटिटीज हैं. लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम में इनका कोई लेना देना नहीं, उसके स्कोप के अंदर ये शामिल नहीं होते. हाँ, अगर मैं PUCIT का इन्वेंट्री सिस्टम बनाता हूँ तो उसमें स्टूडेंट और टीचर इंपॉर्टेंट शायद नहीं है. उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ फैंस, नंबर ऑफ एयर कंडीशंस, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होंगी. तो एक एंटिटी एक सिस्टम में इंपॉर्टेंट हो सकती है, दूसरे में शायद उसकी ज़रूरत नहीं है. और एक एंटिटी पहले में शायद इंपॉर्टेंट थी, दूसरे में उसकी ज़रूरत नहीं है. क्या ये बात समझ आती है? यस सर. ठीक है. सो व्हाट कैन बी एन एंटिटी? एनीथिंग कैन बी एन एंटिटी जिसके मुतालिक हम कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है. तमाम एंटिटीज जो हैं वो हमारे सिस्टम का पार्ट बने, इसकी ज़रूरत नहीं. कुछ चीज़ें हमारी एंटिटी का पार्ट बनेंगी और कुछ नहीं. 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में. एक एंटिटीज और फिर उनके रिलेशनशिप. हमने इस कोर्स के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें करना ये है कि हमें कोई केस स्टडी गिवन होगी, हम उससे एंटिटीज आइडेंटिफाई करेंगे, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेंगे और फिर क्या बनाएंगे? उनका मॉडल बनाएंगे. आज हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है. आज हम एक डायग्राम को देखेंगे और उससे वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिनके अगेंस्ट वो बनी है. अभी हमने क्या कहा था कि बुलेट स्टेटमेंट्स होनी चाहिए और क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए, जिनके अगेंस्ट हम क्या करें? अपना रूल डिफाइन करें. सो अब नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है उस पर एक डायग्राम है. आज हम उससे स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे कि ये किन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट बनी. एक मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप लोग मुझे बताएंगे. डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर. यस सर. अच्छा, ये देखो, एंटिटीज के दरमियान एंटिटी को हमने बॉक्स की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है, रिलेशनशिप को हमने डायमंड शेप में रिप्रेजेंट किया. ये जो बॉक्स के साथ 2 लाइनें या 0 या ब्रैकेट लगी हुई है, इसका क्या मतलब है? ये लेफ्ट साइड पे देखो, डबल लाइन का मतलब है मैंडेटरी 1. मैंडेटरी 1 का मतलब है एग्जैक्टली 1. एक ही होगा, एक से ज्यादा हो सकता है, ना कम हो सकता है. मैंडेटरी मैनी, बहुत सारे हमने ऐड करने हैं. मैंडेटरी मैनी का मतलब है एक या एक से ज्यादा. 1 to many भी बोलते हैं हम इसको. 0 और 1 जो तीसरी पॉइंट पे लिखा हुआ है, इसको हम ऑप्शनल 1 कहेंगे, यानी या तो एक होगा या एक भी नहीं होगा.
और नीचे है ऑप्शनल मैनी, इसको हम 0 to many भी बोलते हैं। इसको हम क्या भी बोलते हैं? 0 to many। क्या ये चारों बातें आपको पता लगी हैं जो मैंने बताई हैं आपको? Yes, sir. Yes. इसको हम अकरेंसिस भी बोलते हैं। अब कैसे हम इसे पढ़ते हैं? सबसे पहले कस्टमर वाली साइड के ऊपर आ जाओ। कस्टमर सबमिट्स ऑर्डर, बड़ी आसान सी बात है, हमने पढ़ लिया यार। पहली स्टेटमेंट क्या होगी? कस्टमर सबमिट ऑर्डर्स। लेकिन इसमें कार्डिनैलिटी मेंशन नहीं है, तो कार्डिनैलिटी हमने क्या पढ़नी है? अगर कस्टमर से ऑर्डर वाली साइड पे मैं पढ़ रहा हूं तो मैं ऑर्डर की साइड पे जो कार्डिनैलिटी लगी हुई है उसको पढ़ूंगा। कस्टमर से सबमिट्स ऑर्डर, कौन सी कार्डिनैलिटी पढ़नी है? जरा मुझे पढ़ के तो बताएं कौन सी कार्डिनैलिटी पढ़ूंगा मैं। Sir, one customer submits many orders. ऑर्डर के साइड की कार्डिनैलिटी पढ़ूंगा। कस्टमर टू ऑर्डर्स में जब पढ़ूंगा तो जो बाद में एंटिटी आ रही है उसके ऊपर लगे हुए सिंबल्स को मैंने पढ़ना है। तो वो सिंबल्स क्या हैं बताए कोई मुझे? Optional many. Optional many. ओके, मुझे स्टेटमेंट दें आप, एक क्रिस्प स्टेटमेंट दें कि इसका मतलब क्या हुआ। कस्टमर सबमिट्स व्हाट? Exactly, one customer submits one or आप दूसरी none or many orders. ये एग्जैक्टली वन वाली कार्डिनैलिटी तो पढ़नी नहीं ना, हमने तो पढ़नी है सेकंड साइड वाली कार्डिनैलिटी, ऊपर वाली तो पढ़नी नहीं। Customer submits 0 or more orders. ठीक हो गया, आपकी स्टेटमेंट ठीक है। मैं इसको दोबारा रिफ्रेज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कस्टमर मे सबमिट्स मैनी ऑर्डर और मे नॉट सबमिट एनी ऑर्डर। हो सकता है कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर सबमिट करे और हो सकता है वो कोई ऑर्डर भी सबमिट ना करे। क्या ये बात समझ आती है? जी जी सर, ये ऑप्शनल 1 के अंदर 0 आएगा? जो ऑप्शनल 1 लिखा हुआ है आपने उसके अंदर 0 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? या उसका मतलब है 0 और 1 बस। ठीक है सर, और ऑप्शनल मैनी में 0 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? होगा होगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब ऑर्डर टू कस्टमर पढ़ना है। अब इसी को हमने उल्टा पढ़ना है। इसको मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और से सुनना है। ऑर्डर सबमिटेड बाय कस्टमर। अब कार्डिनैलिटी ऐड करता हूँ। उस तरफ कार्डिनैलिटी कौन सी लगी हुई है जी? एग्जैक्टली 1। तो मैं कहूँगा ऑर्डर सबमिटेड बाय एग्जैक्टली 1 कस्टमर। सो ये दो बुलेट स्टेटमेंट्स मेरे पास आई और उन्होंने कस्टमर टू ऑर्डर की दोनों साइड्स की कार्डिनैलिटी के साथ डायग्राम इसकी पूरी कर। पहली कंडीशन क्या थी? कस्टमर मे सबमिट्स मैनी ऑर्डर और मे नॉट सबमिट एनी ऑर्डर। दूसरी साइड की स्टेटमेंट क्या है? ऑर्डर सबमिटेड बाय एग्जैक्टली 1 कस्टमर। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? Yes, sir. चलो, अच्छा जी, अब मेरे पास आ जाए हदीदुर रहमान। हदीदुर रहमान, तुमने ऑर्डर टू प्रोडक्ट मुझे स्टेटमेंट दो। सर, ऑर्डर टू प्रोडक्ट स्टेटमेंट, सर उसके अंदर सर मैनी ऑर्डर रिक्वेस्ट जो है वो मैनी तो पढ़ना ही नहीं, हमने तो सिर्फ कार्डिनैलिटी पढ़नी है प्रोडक्ट साइड की। ऑर्डर टू प्रोडक्ट में सेकंड साइड की पढ़नी है, फर्स्ट साइड की पढ़नी नहीं। सर उसमें हो जाएगा मैनी प्रोडक्ट्स रिक्वेस्ट। मैनी, फिर तुम मैनी से स्टार्ट कर रहे हो, मैनी तो पढ़ना ही नहीं। सर प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ऑर्डर टू प्रोडक्ट पढ़ रहे हो बेटा तुम। चलो कोई स्टेटमेंट दो तो सही। सर ऑर्डर रिक्वेस्ट प्रोडक्ट। चलो, तलहा इजाज। अली रजा, तुमने माइक क्यों ऑन किया हुआ है? यस सर। सर ऑफ है इधर से तो। तलहा इजाज। यस सर। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो। ऑर्डर टू प्रोडक्ट। सर ऑर्डर रिक्वेस्ट प्रोडक्ट
कार्डिनलिटी भी ऐड करो ना यार। सर ऑर्डर वेस्ट मैनी प्रोडक्ट। कोई इसको ठीक करेगा? लाइबा, आप ठीक करें इसको। लाइबा जो मॉर्निंग में से हैं, नहीं तो लाइबा जो आफ्टरनून में से हैं, जो है वो कर दे। खतीजा आप करें। खतीजा इस स्टेटमेंट को ठीक करें। Order request many products. मैनी प्रोडक्ट्स ठीक है, दिस इज फाइन। तो इसको हम इस तरह भी अगर बोलते हैं, ऑर्डर रिक्वेस्ट एटलीस्ट वन प्रोडक्ट। एटलीस्ट वन प्रोडक्ट का मतलब है एक प्रोडक्ट तो जरूर ऑर्डर की जाएगी और हो सकता है एक से ज्यादा भी कर ली जाए, उस पर भी इतराज कोई नहीं, मिनिमम एक करनी जरूरी है। तो ऑर्डर रिक्वेस्ट एटलीस्ट वन प्रोडक्ट इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक हो गया। प्रोडक्ट टू ऑर्डर कौन कर बताएगा मुझे? अब्दुल्ला तुम बताओ। प्रोडक्ट टू ऑर्डर। More than one or more than one products request. अब्दुल्ला मैंने None. कान पकड़ लो, तुम मैंने बताया है कि जहां से शुरू करना है उस तरफ की कार्डिनलिटी नहीं पढ़नी। क्या लिख के दूं अब? दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट। Products request none or more orders. बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला की स्टेटमेंट ठीक है। प्रोडक्ट रिक्वेस्ट नन और मैनी ऑर्डर्स, यानी हम इसको यूं भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट मे रिक्वेस्ट इन मैनी ऑर्डर्स और मे नॉट बी रिक्वेस्टेड इन एनी ऑर्डर। दोनों केसेस में ये बात ठीक है, हमारे पास इसकी लॉजिक बनती है। प्रोडक्ट टू आइटम मुझे बता दे। हसीब। यस सर। प्रोडक्ट टू ऑर्डर पढ़ के बताओ मुझे। मैनी और मैनी कान पकड़ लो तुम भी। मैनी कहां से स्टार्ट कर लिया तुमने? प्रोडक्ट टू ऑर्डर, ऑर्डर की मैंडेटरी मैनी। बस तुम रहने दो बेटा, जितना तुम सुन रहे हो ना समझ आ रहा है। उन्नेजा। यस सर। प्रोडक्ट टू आइटम पढ़े। स्पीक अप। Product used in at least many items. नहीं sorry. आराम से बोलो। Product used in प्रोडक्ट यूज्ड इन स्पीक अप। at least one item. सर मैं ट्राई करूं? करो। सर प्रोडक्ट यूज्ड इन मैनी आइटम। प्रोडक्ट यूज्ड इन एटलीस्ट वन आइटम। लेकिन सर ये मैंडेटरी मैनी का नहीं लिखा हुआ, मैंडेटरी लिखा हुआ है। मैंडेटरी का सिंबल नहीं है ये मैंडेटरी मैनी है। तो एटलीस्ट वन करूंगा तो एटलीस्ट का मतलब है एक आइटम तो होना जरूरी है यूज, और एक से ज्यादा भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है सर। फातिमा नूर, आइटम टू प्रोडक्ट पढ़ो। Yes, sir. Item is used in at least one product. आइटम यूज बाय एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, ठीक हो गया। आइटम टू सप्लायर, आबिद अली। Yes, sir.
पढ़ो आइटम टू सप्लायर। नजर नहीं आ रहा। Item supplies at least one supplier. Item supplied by at least one supplier. Okay, supplier to item कौन मुझे बताएगा? फरहान 534 जी फरहान। Yes sir. Supplier to item पढ़ो। Supplier supplies none or many items. ठीक हो गया, कोई और इसको ठीक करेगा स्टेटमेंट को? ये बेहतर हो सकती है। सर मैं बताऊं? सर वो टेबल तो जी जी। Sir, supplier may be supplied by many items or may not supplied by any item. Supplier to shipment। Supplier to shipment मुझे नहीं, अभी तुम रुको। तुम हैदर अली दो जगह से तुम लॉगिन हुए हो, तुम बताओ। सप्लायर टू शिपमेंट। जी Supplier sends none or many shipments. कोई और इसको ठीक करेगा? सर मैं बताऊं? मैं करूं? कमाल फारूक तुम बताओ। So supplier may or may not send a shipment. Supplier may send many shipments or may not send any shipment. Shipment Yes, to sir. supplier कौन बताएगा? सर वो टेबल दिखा देगा प्लीज। तहरीम आप बताएं शिपमेंट टू सप्लायर। Sir, is shipment sent by exactly one supplier? वेरी गुड जी। शिपमेंट सेंड बाय एग्जैक्टली वन सप्लायर। सर तो ये मोर देन वन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंडेटरी वन है तो वन या वन से ज्यादा ये नहीं कह नहीं, सकते। मैंडेटरी वन का मतलब है एग्जैक्टली वन। ठीक है सर। अच्छा जी। खानसा बिनते अयाज। जी सर। शिपमेंट टू आइटम पढ़। Shipment to item. Shipment includes one or more item. ठीक हो गया। शिपमेंट इंक्लूड्स वन और मोर आइटम, शिपमेंट इंक्लूड्स एटलीस्ट वन आइटम, दोनों ठीक है। आइटम टू शिपमेंट कौन पढ़ेगा जी? मुजाहिद तुम बताओ। आइटम टू शिपमेंट मुजाहिद बताएगा। An item is included, may be included in many shipments, sir. और क्या? Or no shipment. कोई और इसे ठीक करे? An item may not be included in the shipment. ठीक हो। सो आज हम लोगों ने ये स्टेटमेंट्स देखी हैं कि ये डायग्राम बनी हुई है, तो इससे हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो स्टेटमेंट्स निकाली हैं जिन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट ये डायग्राम बनी। आइंदा आने वाले टाइम में हमें स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और हम फिर उनकी डायग्राम्स बनाएंगे। आगे फर्दर हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा ERD1 के नाम के साथ, तो आपने इस लेक्चर को दोबारा एक दफ़ा देख लेना है, और साथ ही इसकी आपने मुझे क्या करनी है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये लिख के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया जी? ये स्लाइड्स आप लोगों के पास हैं?
नहीं सर नहीं है। नो सर। चलें स्लाइड्स में भेज देता हूँ। थैंक यू। Okay, sir. Good office. Office here.